Audible? Yes, sir. Very good evening to all of you. Today, as you know, we are going to discuss transactions between related and distinct persons. ये सब्जेक्ट काफी लोगों के लिए नया सा है, अजीब सा है। लोग सोचते हैं अरे क्या है, हमारे ऊपर कहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे पास तो कोई इंटरनेशनल क्लाइंट भी नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री वाला भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है जिसके 4-4 स्टेट में बिजनेस हो। बट शायद हम लोग 1 घंटे बाद हम लोग अपना मानस बदल सकेंगे। हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे बहुत से क्लाइंट्स में इसका प्रभाव पड़ रहा है। 3 शब्द बेसिकली आज हमारे सामने आएंगे, जो पहले आते थे लेकिन हम कितना ध्यान देते थे अलग बात है। डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन एंड क्रॉस चार्जेस। ऐसा लगता है ना कि ये हम लोग हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का शब्द है सारा, बट ऐसा है नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल, शिलोंग में एक कंपनी फॉर्म होती है और वो गुवाहाटी में होटल बनाता है। उस होटल का सारा काम गुवाहाटी से होता है, लेकिन कुछ काम शिलोंग से होता है। जैसे शिलोंग हेड ऑफिस है, वहां ऑडिट्स होती है, वहां अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होता है, कुछ बुकिंग्स भी होती है, मैनेजमेंट की कुछ सर्विसेज भी शिलोंग से कंट्रोल्ड होती है। नाउ इसके अलावा शिलोंग में कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। गुवाहाटी का होटल सीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में, इट्स ऑल राइट। क्या शिलोंग के ऑफिस को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? वो तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, उसका कोई टर्नओवर नहीं है। तो आज इसको भी देखते हैं। मैं एक कंट्रैक्टर हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन आसाम में भी है, मेरा रजिस्ट्रेशन मेघालय में भी है। बेरनीहाट में एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सुबह मेरे यहाँ से जेबीजी या रोड रोलर्स या टिपर्स डंपर्स कुछ यहाँ से निकलते हैं, जो जाकर के बेरनीहाट में काम करते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। अब उस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस आएगा? क्योंकि मेघालय वाला तो पूरा टैक्स दे रहा है, 12% से जो देना है गवर्नमेंट को। गुवाहाटी वाले पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन आना है? तीसरी सिचुएशन, मेरा मेघालय में भी कॉन्ट्रैक्ट का काम है, अरुणाचल में भी काम है, गुवाहाटी में भी है। मैं सारा का सारा अकाउंट्स, तीनों जगह का अकाउंट्स गुवाहाटी से मेंटेन करता हूँ या कंट्रोल करता हूँ, ऑडिट गुवाहाटी से करता हूँ। मेरे यहाँ से सुपरवाइजर जाता है जो वहां अकाउंट्स फाइनल करता है, वहां से कुछ लेकर आता है। क्या इस सर्विस के लिए मेरे ऊपर कोई टैक्स लग सकता है? मैं यहाँ एक फर्म में पार्टनर हूं, मैं मेघालय में एक फर्म में पार्टनर हूं। क्या हम दोनों फर्म रिलेटेड पर्संस होगी? अगर रिलेटेड पर्संस होगी तो किस किस ट्रांजेक्शन्स में फर्क पड़ेगा और क्या फर्क पड़ेगा? साहब ये ऐसी चीज है जिसको कर लेने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आज हमें टैक्स देना है और हम दे देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ केसेस में एक्सेप्शन, जहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, उन केसेस को छोड़ दें तो हमारा आउटपुट इनपुट बराबर हो जाएगा, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी की स्थिति रहेगी। लेकिन मान लीजिए ₹1,00,000 ऐसा टैक्स होता है, ₹1,00,000 आज हम दे देते हैं तो हमारे इनफैक्ट देनदारी कुछ नहीं है, सिर्फ एंट्री घुमानी है। लेकिन आज अगर हम ये चीज चूक जाते हैं और 5 साल बाद ये सिचुएशन, ये चीज जब पकड़ में आएगी, उस समय हमारी लाइबिलिटी 3,00,000 हो जाएगी, जो आज 0 है। सो इट इज वेरी सीरियस इशू। और यहां पर वो क्लाइंट फिर आपको या हमको बोलेगा कि आपने तो हमें बताया नहीं था, आपको तो सारा पता था। तो इन सारी चीजों को क्या कैसे करना है, कहाँ ये चीज एप्लीकेबल होगी, इन चीजों को समझने के लिए आज हमारे बीच में रागिनी जी गोयल है, जो काफी इस विषय में काम कर रही हैं। एंड आने वाले कुछ
मिनट्स वो हमें इस विषय में अपने नॉलेज को शेयर करेगी. विथ दीज ओपनिंग रिमार्क्स आई इनवाइट सी रागिनी गोयल टू डेलिवरेट हर स्पीच एंड टू शेयर हर व्यूज. रागिनी जी, मोस्ट वेलकम मैम. Very good evening, sir. Thank you so much, first of all, for inviting me to this webinar on the platform of GST India. GST India एक बहुत ही फेवरेबल पेज है. यहाँ के लोकल जो टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रैक्टिशनर्स हैं, everybody is attached to this page on Facebook and a platform which you have created for sharing knowledge otherwise also, for which we are all thankful to GST India. और सभी लोग जो यहाँ सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जो ओपनिंग रिमार्क्स ओपी अग्रवाला जी ने दिए हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज पे बेस्ड हैं. हम लोग जो क्रॉस चार्ज को समझते हैं या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजैक्शंस को समझते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस शायद बहुत ही हम लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि सिर्फ बड़ी कंपनियों में या बड़े ग्रुप्स में होते हैं. बट जब उन एग्जाम्पल से हम इसको रिलेट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो कि अग्रवाला सर ने अभी अभी बताए, तो उससे रिलेट करके जब हम समझेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हर बिजनेस हाउस से कोई ना कोई कड़ी आप जरूर जोड़ पाओगे. कोई रहेगी बेस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ प्रोविजंस को भी समझेंगे. थोड़ा बहुत मैं थ्योरी भी डिस्कस करूंगी और जो भी थ्योरी हम समझेंगे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे जो शायद आप लोग बहुत ही रियल ग्राउंड पे रिलेट कर पाए. ये मेरी कोशिश रहेगी. So with that, do I have the permission to share the screen, sir? Can I share my presentation? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें प्लीज. को-होस्ट है मैम, आप को-होस्ट है, देखिए. हाँ, आप सो कर सकते हैं डायरेक्ट स्क्रीन शेयर. ग्रीन शेयर स्क्रीन आ रहा है ना आपके, देखिए. हाँ, is it visible? it is visible. It is visible. Okay. Not able to see video. Just 1 minute. मेरे यहाँ आ रहा है, आई थिंक आ रहा है लोगों के. नहीं आ रहा है सर. मैं एक्चुअली वीडियो इनको ऑन करना चाह रही हूँ. हाँ, you help me with the screen part. मैं एक्चुअली फुल स्क्रीन नहीं रखना चाह रही हूँ. मुझे फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मेरे नेट में फिर प्रॉब्लम आ रहा है. आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देखता हूँ इसको. मैं उसके जस्ट राइट साइड में दिखा व्यू ऑप्शंस. हाँ, वो कोई कुछ नहीं आ रहा मेरे केस में. आई एम नॉट एबल टू व्यू दैट. डायरेक्टली शेयर में चला गया है वो. आप क्या वीडियो नहीं आ रहा है क्या, मतलब? हेलो. हाँ, वीडियो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है. आई एम ओनली एबल टू सी द स्क्रीन शेयर्ड, नथिंग एल्स. अच्छा, तो कहीं वो आपके यही प्रॉब्लम है. मेरे तो आपका चेहरा दिख रहा है जी. हाँ, आपको दिखेगा बट मुझे नहीं दिखेगा. दैट इज द प्रॉब्लम. आई कैन सी. साइड बाय साइड मोड आपके व्यू ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं ना. नहीं आ रहे, व्यू ऑप्शन ही नहीं आ रहे. दैट इज द प्रॉब्लम. फुल स्क्रीन आ रहा है मुझे, व्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है. आपको स्वैप वाला एक आइकॉन आ रहा है, स्वैप स्क्रीन स्वैप का. No. I think I can continue without the video in case. नहीं करते हैं. हेलो. Should I continue?
एस्केप बटन को 2 बार क्लिक करके देखो ना एक बार आगे। I have done it. I'm sharing the screen तो फिर स्टार्ट करो। again. चैट बॉक्स में है क्या? Exactly. करते हैं इसको. There is some problem setting. I think में कुछ problem है यहाँ. So we continue the video only. It's fine. So we were talking about the importance of the topic today, transactions with related parties, related persons rather, and distinct persons. इसमें किस तरह के transactions हो सकते हैं which जो एक साधारण बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं. इसके इम्पोर्टेंस का रीजन ये है कि इससे इन्वॉल्व कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने चाहिए. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, रेमेंट्स, valuation of outward supply, lawful movement of proper documentation and record keeping, and eligibility of input tax credit. इन सारी चीजों में हम लोगों को इस प्रोविजन की जरूरत पड़ सकती है और इससे रिलेटेड चीजें हमें देखनी पड़ सकती हैं. When we discuss this, we may need to discuss certain terms like person, related persons, distinct person, and then the concerns which arise due to related person transactions and distinct person transactions. We will try to discuss some of the implications in GST with the help of illustrations. What does person mean? GST law में section 2 subsection 84 definitions के तहत person term को detail में define किया गया है, and it is an inclusive definition. Business entities and legal persons which are talk about related persons. This has been defined as an explanation under section 15 of CGST Act. These persons shall be deemed to be related persons if, ध्यान से देखिएगा ये डेफिनेशन बहुत ही वाइड और बहुत ज्यादा इलेबोरेट है, जो कि ये कहता है such persons are officers or directors of one another's business. Such persons are legally recognized partners in business. Such persons are employer and employee. Any person directly or indirectly owns or controls or holds 20% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. अब गौर से देखिएगा, 4 तक तो काफी थियोरेटिकल इजी सा लग रहा है. 5th में देखिएगा, one of them directly or indirectly controls the other. बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का क्लॉज ये डाला गया है. How one person controls the other and that too directly or indirectly. इसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखी है, इसकी कल्पना कीजिएगा. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Together they directly or indirectly control a third person or they are members of the same family. Family का definition law के अंदर clear दिया गया है, जिसके अंदर कोई इंक्लूसिव कंपोनेंट नहीं है. जिन लोगों का नाम लिया गया है केवल वही उसमें इंक्लूड होंगे. स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, parents, grandparents, brothers and sisters of the person only if they are wholly or mainly dependent on the said person. The term person also includes all in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described, of the other shall be deemed to be related. ये तो हो गई रिलेटेड पर्सन की बात. अब ये रिलेटेड के साथ डिस्टिंक्ट क्या बताया? डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग लॉ में डेफिनेशन की तरह नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन 25 जो कि रजिस्ट्रेशन की बात करता है, उसमें ये कहा गया कि अ पर्सन हु हैज obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct persons for the purposes of this act. I think यहाँ तक सभी मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सभी को देख नहीं पा रही हूँ,
तो स्क्रीन की थोड़ी सी सेटिंग आज मेरे खिलाफ जा रही है, तो इसीलिए एक बार आप लोगों का सबका व्यू जान लेना चाह रही हूँ. अगर आप बोल के बता देंगे मुझे तो थोड़ी सी सुविधा होगी. सर, इज इट ओके? Yes, ma'am. एवरीथिंग इज फाइन? Yes. एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज गो अहेड. एक्चुअली क्या कि जब स्क्रीन शेयर करेंगे ना, आप दूसरों को नहीं देख पाओगे. ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू व्यू द वीडियो इन दैट केस. स्क्रीन शेयरिंग जब तक आप करोगे तब तक आप दूसरे को नहीं देख पाओगे. फाइन फाइन सर, आई एम कंफर्टेबल, जब तक कि आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ. बोल के बताइएगा. प्लीज गो अहेड. आपको लगेगा कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको यस यस बोलते रहूंगा. प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी इशू और यू वांट मी टू स्टॉप समवेयर, प्लीज. ओके ओके, सर्टेनली, प्लीज गो अहेड. जी सर. तो हम लोग बात कर रहे थे सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन की, कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन हुआ जो कि एक ही पर्सन का एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो एक ही स्टेट में या अलग अलग स्टेट में. दैट मीन्स एवरी GSTIN, every registration under the GST Act is a distinct person. If they are under the same PAN also, they will be treated as totally different persons under the GST law. तो सर, जो क्वेश्चन आपने ओपनिंग रिमार्क्स में अभी अभी उठाया था, वहीं से पिकअप करती हूँ. आगे और कुछ केस स्टडीज अपन डिस्कस करेंगे. We will discuss some questions also. A Guwahati-based contractor is also registered at Meghalaya. That means under a single PAN, there are two distinct persons, one in Guwahati, Assam, the state of Assam, and the other is registered at Meghalaya. While executing road construction at Barnihart, which is in the state of Meghalaya, it uses construction vehicles which were sent from Guwahati. सवाल ये उठाया कि whether sending of the equipment from Guwahati to Barnihart is a taxable supply. टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं कोई भी चीज, इसको डिटरमाइन करने का क्या तरीका है और हम इसे कैसे समझें? इस ट्रांजैक्शन को हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे कि नहीं? किसी भी चीज को जीएसटी में सप्लाई होने के लिए उसे सेक्शन 7 के तहत उसके स्कोप में कवर होना पहले उस ट्रांजैक्शन को जरूरी है. सेक्शन 7 क्या कहता है कि किसी भी चीज को सप्लाई होने के लिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि या तो वो गुड्स हो या वो सर्विसेज हो या बोथ का एक कॉम्बिनेशन हो. दूसरी बात, ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. और तीसरी बात, इसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर ये तीनों चीजें इसके अंदर है तो ये सेक्शन 7 के तहत सप्लाई कहलाएगा. और अगर ये एग्जेम्प्ट या नील रेटेड नहीं बताया गया है जीएसटी लॉ में तो ये टैक्सेबल सप्लाई होगा. लेकिन ऐसी भी कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं जो कि सप्लाई नहीं है, तो क्या वो मूवमेंट्स टैक्सेबल होंगी या वो नहीं होंगी? जब तक कोई चीज सप्लाई नहीं है वो टैक्सेबल नहीं होगी जब तक कि बताया नहीं गया है कि बिना सप्लाई हुए भी वो टैक्सेबल हो सकता है या उसे सप्लाई मान लिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं. सो मूवमेंट कैन बी फॉर पर्पसेस विच आर अदर देन सप्लाई ऑल्सो. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होती हैं जो सप्लाई नहीं हो सकती हैं. अब जो केस हमने उठाया उस केस में दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं अंडर द सेम पैन, एक ही पैन के अंडर मैंने 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मैं मेरा ही व्हीकल आसाम से मेघालय भेजता हूँ, वहां से मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ और उसके लिए जब मैं आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस बनाता हूँ उस पर पूरा टैक्स मैं सरकार को देता हूँ. तो इस केस में क्या आसाम से मुझे कोई मेघालय को कंसिडरेशन देनी पड़ी? और अगर कंसिडरेशन नहीं देनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि मैं तो खुद ही हूँ, खुद को कोई थोड़े ही सप्लाई करता है, तो फिर वो सप्लाई कैसे हुआ? और जब सप्लाई नहीं हुआ तो फिर टैक्स देने का तो सवाल ही नहीं उठता. टैक्सेबल सप्लाई कहाँ से आया? इस विषय को जब हम फर्दर देखते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है शेड्यूल 1 की तरफ. शेड्यूल 1 एक ऐसा शेड्यूल है जो ये बताता है कि जब भी रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा और उसमें कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा.
इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में लिस्टेड हैं। मोस्टली इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिलेटेड पर्सन्स के बीच ही या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच ही एग्जीक्यूट होते हैं। इसी तरह के ट्रांजैक्शंस को कवर करने का इंटेंट शेड्यूल 1 का रहा है। इसमें मैं पहली वाली एंट्री को डिटेल में नहीं जाते हुए डायरेक्टली सेकंड एंट्री पे जा रही हूँ, जो आज के अपने डिस्कशन से ज्यादा रेलेवेंट है, जो ये कहती है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स or distinct persons as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business, then it will be deemed to be a supply even if there is no consideration. And further there is a proviso to this entry which says provided that gifts, word को note कीजिएगा, gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee, उल्टा नहीं, by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. इसने ये कहा कि जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 रुपए तक का कोई गिफ्ट देता है, तब तक उसे हम आउटवर्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। अन्यथा कोई भी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच हुई सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। इसी को हम आगे और थोड़ा सा जब डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तब इसको हम ध्यान में लाएंगे। अब हम आते हैं पहली बात, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात मैंने करी। जब हम बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे किस किस तरह के इश्यूज अराइज होते हैं या हमारी क्या क्या क्वेरीज बन सकती हैं, तो इसमें एक पर्सपेक्टिव आता है कि भाई हम मूवमेंट कैसे करें जब हमारी मूवमेंट रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है। क्वेश्चन ये बना कि इफ आई सेंड गुड्स टू माई गोडाउन फ्रॉम माई फैक्ट्री, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और ये दोनों सेम GSTIN में कवर होते हैं। सेम GSTIN में अगर कवर होते हैं तो क्या मुझे ई वे बिल बनाना है? इफ यस, हाउ? इसे कैसे बनाना है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो जब सेम GSTIN में कोई भी दो प्रेमाइसेस कवर्ड हैं तो उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन दोनों ही नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये क्वेरी अक्सर बनती है और कई बार ये भी आता है कि 10 किलोमीटर से कम की रेंज में ये दोनों लोकेशंस हमारी हैं, तो क्या इसमें हमें ई वे बिल बनाना है? हर मूवमेंट के लिए ई वे बिल बनाना जरूरी है। ई वे बिल के लिए सिर्फ वैल्यू बेस्ड कंसेशन दिया है सरकार ने कि 50,000 से नीचे का अगर आप कोई मूवमेंट करते हैं तब आपको उसके लिए ई वे बिल नहीं बनाना है, या फिर आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए मूवमेंट करते हैं नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। अदरवाइज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ई वे बिल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। अब आप इस केस में सेम GSTIN है तो कैसे ई वे बिल बनेगा, ये क्वेरी अक्सर आती है। तो आपके दोनों ही प्रेमाइसेस के बीच में एक डिस्पैच करने वाली लोकेशन कंसाइनर और एक पाने वाली लोकेशन कंसाइनी सेम GSTIN के अंडर में आपका ई वे बिल बन जाएगा। अब इस सिचुएशन में एक वेरिएशन लेते हैं कि ये जो दो लोकेशन है ये दोनों अलग अलग GSTIN में हैं, भले ही सेम स्टेट में है। इन दैट केस ऑल्सो वी नीड टू प्रिपेयर ई वे बिल एंड इट विल नीड एन अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट। जब हम ई वे बिल बनाएंगे तो हमें एक अंदर कोई तो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो एक GSTIN से हम दूसरे GSTIN में जब भी हम कोई चीज भेजेंगे तो हमारा कोर डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनवॉइस। इनवॉइस से हम लोग एक GSTIN से दूसरे पे गुड्स को भेजते हैं। तो एक जगह से वो आउटवर्ड सप्लाई हुआ और दूसरी जगह वो इनवर्ड सप्लाई हो गया। उसके लिए क्योंकि GSTIN अलग है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरे GSTIN को मिले, उसके लिए इनवॉइस बनाना जरूरी है। अगर ये बिना सप्लाई के किसी भी रिटर्नेबल रीजन से जा रहा है कि अभी जा रहा है ये वापस आ जाएगा, तो उसको वापस लाने के लिए आपको चालान पे इस माल को ई वे बिल बना के भेजना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम जब क्वेश्चंस के लिए ब्रेक लेंगे उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, काइंडली इसको नोट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो अग्रवाला सर ने उठाया, अ कंपनी इज फॉर्म्ड showing head office at Shillong which opened a hotel at Guwahati. Accounts are finalized at Shillong. Management decisions are also taken at Shillong.
Bookings are also taken at Shillong office. No other business is conducted at Shillong. The hotel at Guwahati is registered under GST law. Is Shillong office required to be registered under GST law? बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दिया है सर ने. अगर इसको मैं और बिजनेस या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में कहूँ होटल के बजाय, तो सिंपल सा एग्जांपल होगा. बहुत से लोग हैं जिनकी सिटी ऑफिस गुवाहाटी में है, आसाम में, और उन लोगों की फैक्ट्री बर्नीहाट में है, जो कि मेघालय स्टेट में पड़ती है. गुवाहाटी में सिटी ऑफिस से सारा का सारा काम होता है. अकाउंट्स टीम, मार्केटिंग टीम सभी वहां बैठती हैं, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और डिस्पैच का काम जो है वो बर्नीहाट में फैक्ट्री में होता है. ऐसी सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि गुवाहाटी ऑफिस को रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? नहीं करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये हम लोग लास्ट में बात करते हैं. पहली बात हम ये कहते हैं कि रजिस्टर करने की जरूरत क्यों है, या रादर क्यों करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन देयर आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स, हमने रजिस्टर नहीं किया तो पर्सन एक ही रह गया, जो कि शिलोंग ऑफिस नहीं है. आसाम में गुवाहाटी में होटल जहां सिचुएटेड है वहां रजिस्टर्ड हो गया. किसी ने तर्क ये किया कि शिलोंग में जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहाँ से हुई, और अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हुई तो फिर उसके ऊपर क्रॉस चार्ज या आपस में इनवॉइसिंग करने की नीड कहाँ से आई. तो पहली बात ये समझे कि इनवॉइसिंग करने की नीड हर उस पर्सन के ऊपर है जिसको टैक्स देना है या जिसके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी है. टैक्स देने की लायबिलिटी तब है जब कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया जा रहा है. शिलोंग ऑफिस इज ट्राइंग टू डू certain tasks which are very vital and essential for furtherance of business of the hotel at Guwahati. ये सर्विसेज शिलोंग ऑफिस गुवाहाटी के होटल को दे रहा है. कहने को ये एक ही कंपनी है और कोई खुद को कैसे सर्विस देता है, इसी चक्र में हम अभी तक घूमते आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद हम इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करते. और हम सभी बिल जो भी इस सर्विस से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी और कोई इनकम इसमें नहीं है, कोई और रेवेन्यू नहीं है, हम गुवाहाटी के GSTIN पे बिल बिना सोचे समझे ले लेते हैं. लेकिन सिर्फ बिल को गुवाहाटी के एड्रेस पे लेने से शिलोंग ऑफिस की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फिर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका टोटल जो टर्नओवर देखा जाएगा वो स्टेट वाइज नहीं देखा जाएगा, वो आपके पैन बेस्ड लेवल पे देखा जाएगा. और अगर गुवाहाटी ऑफिस लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो जो सर्विसेज शिलोंग की ऑफिस गुवाहाटी के एस्टेब्लिशमेंट को दे रही है वो भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, जिसके लिए इनवॉइस बनाकर उस सर्विस को यहाँ से चार्ज करने की जरूरत है. जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि GST में बोथ दीज ऑफिसेज आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स. इन दोनों का भले ही पैन सेम हो, भले ही इसका थ्रेशहोल्ड एक साथ डिटरमाइन होता हो, GST की नजर में ये दोनों दो इंसान है, एक नहीं. डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वो इसे एक इंसान नहीं दो इंसान की नजर से देखता है. और क्योंकि भारत का लॉ जो है वो फेडरल लॉ है, अगर आप शिलोंग से कोई इनवॉइसिंग करते हैं तो वहां पे आपको आसाम के लिए IGST की बिलिंग करनी है, और अगर आप आसाम टू आसाम कोई बिलिंग करते हैं तो CGST SGST की बिलिंग करनी है. तो इसीलिए हर स्टेट का अपना रेवेन्यू का एक स्ट्रक्चर है जिसे सभी को फॉलो करना होता है. So in my view, sir, the question that you have raised, is Shillong office required to be registered under GST law? Yes, because the Guwahati hotel is already registered, or if not registered, if it is liable to be registered, then Shillong office definitely is required to be registered under the GST law. रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स की जहां तक बात है, जो सवाल सर ने उठाया, उसमें एक और पर्सपेक्टिव आता है कि भाई होटल की जो सर्विसेज हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं. अब क्रॉस चार्ज की बात आपने कह दी कि भाई क्रॉस चार्ज करना है, जो सर्विसेज आप वहां से यहाँ दे रहे हो, लेकिन शिलोंग ऑफिस से तो कोई आउटपुट सप्लाई नहीं होता, उसका क्या अस्तित्व है? उसको आपने रजिस्टर करने की बात किस बेसिस पे कही? तो एक और सवाल उठता है. एक टर्म है GST में जिसको कहते हैं फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट. तो क्या शिलोंग ऑफिस, क्योंकि वहां से कोई आउटवर्ड सप्लाई तो प्रोवाइड हो नहीं रही थी, लेकिन आसाम को जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है,
तो क्या ये मेरा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है और वहां से मैं आसाम ऑफिस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये माना जा सकता है? क्योंकि अगर ये नहीं माना जा रहा है तो फिर मुझे यही मानना पड़ेगा कि आसाम से आसाम में सर्विसेज गई हैं, शिलोंग से कोई सर्विसेज गई नहीं है, क्योंकि वहां कोई एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। सो समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तब हम जब बात करने आते हैं तो हमें फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, ये एक समझने की जरूरत है। ये कहता है अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own needs, that is a fixed establishment. तो इस केस में अगर कोई सप्लाई नहीं करके सिर्फ रिसीव भी कर रहा है सर्विसेज यूज करने के लिए, तो भी उसे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। और फिर वो किसी भी पर्पज से कोई सर्विसेज आगे अगर प्रोवाइड करा रहा है या खुद यूज भी कर रहा है, तो उसको फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे रजिस्टर कर लेना ही उचित है। और ये इसलिए भी उचित है कि अगर ये इनवॉइसिंग समय पे हो गई तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट को भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। Till here, I think I'm clear, and we can continue to the next topic, or do we need a short break for discussing queries in this regard? We can continue. There is one question: how to determine the value of services from Shillong to Guwahati? Yes, we will come to the valuation perspective. तुम अगर देख रहे होगे प्रवेश, तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड वैल्यूएशन की ही बात कर रही है, एंड वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट द फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूएशन, और फिर इस केस में कैसे वैल्यूएशन होगी इसको हम उससे रेफर करके ही डिराइव करेंगे। एक बार हम ये समझते हैं पहले कि वैल्यूएशन का फ्रेमवर्क, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटिंग टू रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या फ्रेमवर्क लॉ ने हमें दिया है। सो वी ऑल नो दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द CGST लॉ, और वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है जीएसटी के केस में, लेकिन वो तब होता है जब दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, जो सप्लाई हो रही है प्राइस के अलावा कोई और कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, supplier and recipient are not related, which means transaction value is not applicable when the supply is made to related person. कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू शायद अवेलेबल ही नहीं है, जैसा हम कह रहे थे कि अगर शिलोंग ऑफिस आसाम ऑफिस को सर्विस देगा तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं होगी, कोई प्राइस डिटरमाइंड ही नहीं होगा। तो कैसे वो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। But because of being in Schedule 1, this transaction is to be deemed as a supply, and if it is a taxable supply, it has to have a value. तो इसकी वैल्यूएशन हमें करनी पड़ेगी। जब सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो फिर हमें वैल्यूएशन उस तरीके से करनी है जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है, यानी कि जो रूल्स में बताया गया है उस तरीके से करना है। When we talk about the rules, तो वैल्यूएशन रूल्स जो कि रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के केस में अप्लाई होते हैं, ब्रॉडली दो रूल्स हैं। पहला रूल नंबर 28 जो कि कहता है एजेंट के अलावा अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स के ट्रांजैक्शंस हैं तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए। दूसरा, एजेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन है, सिंपल है और उसकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसने ये कहा कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई या तो मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू इज द बेस्ट काइंड ऑफ वैल्यू which has widest acceptability under the law. ओपन सप्लाई ले लिया तो सबसे बढ़िया, अदरवाइज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है बट ये एक तरीका है। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज of like kind and quality by the recipient when sold to a related person where goods are intended for further supply by the recipient. जिसे सप्लाई किया जाता है उसने आगे अनरिलेटेड को सिमिलर टाइप के गुड्स वैल्यू कर लो, या फिर इसी ट्रांजैक्शन ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उस पे कर लो।
और अगर इन दोनों ही तरीकों से आप नहीं कर सकते तो फिर आप रूल नंबर 31 में इसको वैलिड लो। रूल नंबर 30 और 31 को हम दोनों रूल के लिए एक ही साथ डिस्कस करेंगे। उसके पहले रूल 28 के बारे में बात करते हैं कि जब भी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो पहला ऑप्शन इसमें भी ओपन मार्केट वैल्यू है। अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो अगर नहीं होता है तो रूल 31 इन दैट ऑर्डर। अब इसमें एक प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो, जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत ही डेंजरस भी है मेरे ख्याल से, मैं कहूंगी, क्योंकि उसे हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम कई बार पूरा नहीं पढ़ते हैं। वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस will be deemed to be the open market value if full ITC is eligible to the recipient। है कि दो लोगों के बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ और अगर उसमें जो वैल्यू चार्ज देने वाले की वो लेने वाले को पूरा आईटीसी मिलने के लिए एलिजिबल है तो फिर जो भी वैल्यू उसने उसमें लगाई है वो मान्य। और अगर ये ऑप्शन वो नहीं लेता है तो ओपन मार्केट वैल्यू या ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस उसको फिर भी। एक सवाल इसमें अब ये उठता है कि क्या ये प्रोविजो मैंडेटरी है, क्या ये प्रोविजो ऑप्शन है, या इसे किस किस सिचुएशन में रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इस पे आने के पहले ओपन मार्केट वैल्यू टर्म को एक बार डिस्कस करते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है ये बताया गया एक्सप्लेनेशन में, जो कि रूल नंबर 35 के बाद दिया गया है। 27 से लेके 35 तक वैल्यूएशन रूल्स हैं। रेफर तो ये 27, 28, 20 किया गया है। 35 के जो open market value of any supply is full value in money, ST taxes paid by a person in a transaction, supplier and recipient are not related, price is the sole consideration for supply and at the time of supply। मतलब सप्लाई जिस वक्त पे हो रही है उस वक्त पे जो फुल वैल्यू इन मनी है बिना टैक्स का कोई भी एलिमेंट उसमें जोड़े हुए, जो कि वो पर्सन उस ट्रांजैक्शन पे करेगा उस सिचुएशन में, जबकि ये सप्लायर और रिसिपिएंट ना हो और प्राइस की जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू है हमारे ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस में प्रेजेंट है उन ट्रांजैक्शंस की लाइट में डिटरमाइन करनी। देखेंगे दो प्रोविजो हैं। These both the provisos are in an order। पहला प्रोविजो ये कहता है कि if the goods are for further supply, 90% of price charge for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to other non-related person। ये हो गया पहला ऑप्शन जो कहता है कि 90 यहाँ पे बात बताई कि जिससे हम बेच रहे हैं वो अगर आगे बेचेगा जिस प्राइस में वो सिमिलर गुड्स दूसरे लोगों को बेचेगा उसी प्राइस का 90% ले लीजिए। सेकेंड प्रोविजो ने इफ फुल इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल टू बी ओपन मार्केट। क्या ये दोनों प्रोविजो इसी सीक्वेंस में आने की कोई जरूरत है और अगर पहला फेल होता है तभी दूसरा लिया जा सकता है, या सेकेंड प्रोविजो इनवेरिएबली हर ट्रांजैक्शन में फॉलो हो सकता है? दिस इज वन बिग इशू विच इज टू बी लर्न्ड ग्रेजुअली बाय प्रैक्टिस ओनली। इसको अभी बहुत समझने की जरूरत है और इस पे काफी सारे इश्यूज हैं जो कि सामने उभर के आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ प्योर स्टॉक ट्रांसफर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स। और अगर मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ तो ये जो क्रॉस चार्ज के जितने भी इश्यूज हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक आई एम टचिंग अपॉन द पॉइंट व्हिच प्रवेश वाज ट्राइंग टू रेज एज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन आपस में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो क्या वो किसी भी वैल्यू पे करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगी? यस, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी अगर सामने
फुल आईटीसी मिल जाते हैं। जैसे ही हम ये बात करते हैं तो अक्सर यही जवाब आता है कि वी विल बिल एट 1 रुपी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, 1 रुपए में बिलिंग कर देंगे, हो जाएगा, इस प्रोविजन में कंप्लायंस हो गई। हो तो गई, बट उसको शायद लड़के सेटल कराने का जो कॉस्ट होगा, और क्योंकि फुल आईटीसी मिलता है, इस 1 रुपी वाले कांस्टेंट में जाने का, जो कि एक बहुत ही इरैशनल दिखता है अपेरेंटली, क्या ये ज्यादा बेटर नहीं होगा कि हम एक एवरेज उसकी जो भी चीज सर्विसेज हम उसको दे रहे हैं, अगर हम अपनी ऑफिस को नहीं देके किसी और को देते, तो उस टाइप की रेट पे अगर हम करें, या फिर जो हमारा उसमें खर्चा या एफर्ट लग रहा है उसके ऊपर एक रीजनेबल मार्कअप लेके करें, तो ये बेटर होगा। हालांकि जो चीजें मैं कह रही हूँ ये बहुत ही थियोरेटिकल लग रही हैं हमको, बट दीज आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियल इश्यूज विच anybody having multiple entity or multiple premises presence is facing or is about to face in the times to come. So जब हम ये कहते हैं कि भाई reasonable markup, now what is reasonable markup? Reasonable markup किसे कहते हैं? Reasonable markup की जब बात आती है तो we should say rule number 30 first. रूल नंबर 30 एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है जो कि एक्साइज लॉ के जमाने से चली आ रही है, जिसमें 10% मार्कअप को एक स्टैंडर्ड मानता था एक्साइज लॉ, कि जो भी कॉस्ट है उस पर 10% जोड़कर रिलेटेड पार्टी को आप बिलिंग करिए। दिस हैज बीन एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस इन द सेंट्रल एक्साइज लॉ। बट क्या ये 10% गुड्स के लिए जो फंडा एक्साइज में था, विल इट बी अप्रोप्रिएट फॉर सर्विसेज ऑल्सो? क्या सर्विसेज में अगर हम ओपन मार्केट वैल्यू को देखेंगे तो क्या वो वैल्यू ज्यादा नहीं होगी? क्या वहां मार्जिन ज्यादा नहीं होते? तो क्या मेरे ऊपर ये मार्केट वैल्यू पे बिलिंग करने की, ओपन मार्केट वैल्यू पे बिलिंग करने की कोई जरूरत है, या फिर मैं मिनिमम मार्कअप से काम को कर सकता हूं? Am I with the audience? Yes, ma'am. So I can continue, right? मैम एक इसमें एक मेरा क्वेरी है कि जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन पे सपोज कीजिए हम लोग इनवॉइसिंग करते ही नहीं है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच में अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं और दूसरी ब्रांच में नहीं हो रहे हैं, सेंट्रलाइज हो रहा है। सपोज कीजिए 6 ब्रांचेस है और एक ही ब्रांच में सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, और उस अकाउंटिंग सर्विस को लेके कोई इंटर ब्रांच बिलिंग नहीं हो रही है, राइट? इस पे फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो इसमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर वो ब्रांचेस को सर्विस दे रही है कि वो सर्विस खुद को दे रही है, ये रिक्वायरमेंट किसकी है अकाउंटिंग? बार बार देखो क्वेश्चन यही आता है कि वेदर आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू माई सेल्फ, और इसलिए मुझे नहीं करना है क्या? तो पहली बात तो हम ये समझें कि जीएसटी नोवेयर मैंडेट्स दैट द सर्विस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू अ थर्ड पर्सन. It can be provided to any person, and any person can be a distinct person who belongs to the same entity. हेड ऑफिस की सिर्फ अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, ये बात हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? क्या हमारे पास इसकी कोई लीगल बैकिंग है? हम जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज अ टेनेबल स्टेटमेंट और इट इज जस्ट माई बिलीफ बिकॉज आई हैव नॉट फेस्ड एनी इशू इन द पास्ट। आज शायद डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, आज शायद हम लोग ऑडिट में इस पॉइंट को चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे कर लेना और इसे एक प्रैक्टिस में अडॉप्ट कर लेना मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस की जरूरत बन गया है। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी एडवांस रूलिंग। कोलंबिया एशिया की एडवांस रूलिंग के बारे में हमने सबने सुना है, जिसको कि एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने भी अपहोल्ड कर दिया, जिसने कहा कि अगर एक ही एंटिटी के 2 ब्रांचेस या 2 लिम्स एक दूसरे को कोई भी सर्विस देता है तो इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर मेरे कुछ एम्प्लॉइज हैं जो कि एक जगह पे मेरे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉय जो सर्विसेज देता है वो तो सप्लाई आपकी शेड्यूल 3 में सही ही नहीं मानी गई है, एंड इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। लेकिन वो एम्प्लॉइज एक ब्रांच ने या एक ऑफिस ने हायर कर रखे हैं जो कि बाकी सारे ऑफिसेज का काम अगर देख रहे हैं, तो क्या मुझे उस सर्विस की इनवॉइसिंग दूसरे ब्रांच को करने की जरूरत है? सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 शेड्यूल 1 रेड विथ शेड्यूल 3,
and with schedule 2 also, जब हम सारी चीजों को एक साथ रखते हैं, I find no reason or good reason to explain to an officer if he questions me during an audit कि इसको आप बिल क्यों नहीं करेंगे. मैं खुद को सर्विस दे रहा हूं, मैं खुद के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं खुद के लिए मार्केटिंग कर रहा हूं. This does not seem to be a tenable explanation. This is only something which has been developed as a belief because I have not faced any issue in the past. तो इसे मेरे हिसाब से रूल 28 सेकेंड प्रोविजो का रिलीफ, जहां कहीं आपके कम ज्यादा कोई चीज हो गई गलती में, it will come to your aid, but it will always be rational to shift our mindset as professionals in GST to ensure that any transaction that happens in GST happens at something like an open market value. And this is more reasonable because the recipient gets an input tax credit. अब सवाल उन सर्विसेज का आएगा जिन सर्विसेज के लिए सामने वाले को ITC नहीं मिलता. इस तरह की कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि फूड बेवरेज सर्विस मान लीजिए, या फिर कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स वगैरह हैं जो कि हम लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, या मेरी मान लीजिए प्लाईवुड की फैक्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और मेरी गुवाहाटी में एक ऑफिस बन रही है जिसके इंटीरियर्स के लिए मैंने अरुणाचल प्रदेश से प्लाईवुड और वीनियर भेजा मेरे ऑफिस के इंटीरियर्स बनने के लिए. इस केस में क्या मुझे पूरा ITC मिल जाएगा? जो मेरे को अरुणाचल फैक्ट्री से गुड्स यहाँ रिसीव होंगे, क्या मुझे उसका पूरा का पूरा ITC मिल जाएगा? प्रवेश, कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन? आप क्योंकि डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ ही इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाती हूँ. Do I get the ITC of the veneer, plywood, whatever I receive for setting up my office in Guwahati? As far as I am known, not eligible, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा. जो कंपोनेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा उसका इनपुट नहीं मिलेगा, और जिससे मेरा मूवेबल फर्नीचर बनेगा उसका मुझे ITC मिल जाएगा. राइट? तो अब इसकी जब हम बिलिंग करेंगे, इनवॉइसिंग करेंगे अरुणाचल टू गुवाहाटी, क्योंकि हमारा ही स्टॉक ट्रांसफर है और हम अपनी ही फैक्ट्री के लिए गुवाहाटी है, कैन आई से दैट आई कैन सेंड दीज गुड्स without an invoice or without charging GST? And when I do not do this for goods, what makes me so strongly believe that when I do it for services, I can do it without an invoice? Right. गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही एट पार ट्रीट किया है वैल्यूएशन के संदर्भ में हर प्रोविजन ने. तो जब मैं गुड्स के लिए नहीं कर सकता तो सर्विसेज के लिए भी लॉ का इंटेंट सेम है. And then when I go for valuation, since I do not get full input tax credit, I may not get the benefit under the second proviso. However, I am eligible for the benefit under the first proviso. अब फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है कि मैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स दूसरे कस्टमर्स को सप्लाई करता हूं. मेरे केस में ऐसा केस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो अपना ऑफिस बनाने के लिए लेके आ रहा हूं. तो जब मैं अपना ऑफिस बनाने के लिए लेके आ रहा हूं तो उस केस में जिन चीजों का मुझे ITC मिलेगा उसकी वैल्यू को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं और मैं ला सकता हूं, मेरे को कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. बट जिन चीजों का ITC नहीं मिलेगा उस केस में मेरे को वैल्यूएशन के लिए रूल जो टेम्प्ट करता है वो करता है रूल नंबर 30, 110% ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो मेरी जो फैक्ट्री है वहां से मुझे जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट आया, उस कॉस्ट के ऊपर 10% मार्कअप लगा के क्या मैं भेज सकता हूं? जिसका मुझे इनपुट नहीं मिलेगा उसके लिए यस. तो उस केसेस में क्या ये रूल मेरे लिए बाइंडिंग है? और अगर है तो इस रूल को मैं कंप्लाई कैसे करूं? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है ये बुक्स में इजीली अवेलेबल तो नहीं होता है. Who will certify what is my cost of production and in what manner will it be done? इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन GST में नहीं बताया गया. Though some of the officers are of the view कि जैसा एक्साइज में होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 के अंडर में एक कॉस्ट सर्टिफिकेट एक कॉस्ट अकाउंटेंट इशू करता था, जिसके बेसिस पे उस पे 10% मार्कअप लेके वो बिलिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज को अलाउ होती थी अंडर द सेंट्रल एक्साइज लॉ. Similarly, they are saying you get it done now.
but is there any backing for this? Will we be able to establish this? Or even without a cost accountant certificate, is it possible to follow this rule? इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के भी अगर आप उसको वैल्यू करवा लेते हो तो बाद में सर्टिफाई कराने की अगर कोई नीड आती है या ऐसा कोई सर्कुलर आता है तो यू मे नीड टू फॉलो. One more safer angle which you may think, when input tax credit is available and you want to pass on higher ITC because anyway you are not being stopped from paying tax credit, then the safer in case of services would be even to charge a markup which may be near to the open market value, and hence you may be covered under the first option itself of rule number 28 कि open market value पे ही हमने value कर लिया तो किसी और rule की technicality में फंसने की जरूरत नहीं पड़ती. तो broadly theoretically यही है, इसमें कोई practical challenges हैं तो हम लोग last में इसको फिर से discuss करेंगे. और रेसिडुअरी रूल एक बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जीएसटी ने, जिसने ये बोला कि वैल्यू में बी डिटरमाइंड बाय रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड अबव रूल्स, देन रूल 30 may not be, however rule 30 is not applicable in case of services. तो हम लोग जो कह रहे हैं कि सेफर साइड में आप सर्विसेज के केस में 30 रूल मत लगाओ, आप हायर मार्कअप लगाओ, because the order which has been prescribed under the valuation mechanism says that rule 30 is applicable for goods only. तो ये बहुत ही cumbersome सा provision है. So the best, most conservative, safest option here, if full ITC is available, is to be nearest to the open market value. मैं अपनी खुद की ऑफिस को नहीं, किसी दूसरे की ऑफिस को अगर ये सर्विस देता तो मैं क्या चार्ज करता, वो ही चार्ज करना रैशनल है. Now, this same issue which I talked about now, कि ये 10% markup वाली बात. I had an audit at my premises. I sent semi-finished goods to my Jorhat, from my Jorhat factory to my Shillong factory for further processing during the year 17-18. I raised invoice at cost price of the semi-finished goods. मैंने निकाल लिया कि मुझे एक goods बनाने में कितना खर्चा लगा और मैंने उसके ऊपर पे करके goods को भेज दिया. ऑडिट पे जब डिपार्टमेंट की टीम आई, उसने ये कहा कि आई हैव टू रेज द इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 10% एज पर रूल 30, क्योंकि इसमें ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है. मैं ये सेमी फिनिश गुड्स किसी और को बेचता ही नहीं हूँ. सेमी फिनिश गुड्स मेरी शिलोंग की फैक्ट्री जो है वो किसी और से लेती ही नहीं है. सो वेयर डू वी गेट द ओपन मार्केट वैल्यू? सो व्हाई नॉट फॉलो रूल 30? तो क्या अब जब मेरे यहाँ ऑडिट 19-20 में हो रहा है या 20-21 में हो रहा है, डू आई हैव टू पे टैक्स ऑन 10% मार्कअप? विल माई शिलोंग फैक्ट्री बी एबल टू टेक आईटीसी इफ आई पे दीज ड्यूज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बट विदाउट इश्यू ऑफ एनी शो कॉज नोटिस? उन्होंने बोला हम शो कॉज नोटिस नहीं देंगे, हम आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन देके मौका देते हैं, आप पे कर दीजिए. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? आई विल हैव टू पे दिस टैक्स. If I have to pay this tax, I will not get ITC because the time limit for availing ITC pertaining to 17-18 has already elapsed. टैक्स हमें 10% पे करना पड़ेगा क्या? अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ओपन मार्केट वैल्यू के नजदीक नहीं हो सकता, उसके जैसा नहीं हो सकता, we have to put a markup. In that case, 10% is the markup which the department may accept. But in this case, we have a very good case to argue that the second proviso of rule number 28 will be applicable upon us and hence we will not pay the 10% additional amount. ये गलती हो गई तो हम लड़ने जाएंगे और हम उसे शायद फेवर पा भी लें, लेकिन as a general practice we should develop a habit not to do these things and charge a general open market value for most of the transactions to avoid disputes and to avoid unnecessary litigation because full ITC is available. Pure agent, ये एक और कॉन्सेप्ट है, रीइंबर्समेंट्स और प्योर एजेंट, जिसके ऊपर अक्सर चर्चा होती ही रहती है और उसका और छोर हमें नहीं मिलता जबकि हमें पूरी बात समझ में भी आ जाती है. दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम. रीइंबर्समेंट, जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट सप्लायर इनकर करता है एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट,
वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड होंगे अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कंडीशंस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं जो कि रूल नंबर 33 में बताई गई। मेरा सवाल अब ये आया, मैं कंडीशंस की डिटेल में नहीं जा रही, जनरल परसेप्शन ये है कि अगर कोई भी रीइंबर्समेंट होता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, हम उसे रीइंबर्समेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो रूल 33 की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाता है और उस केस में उसके ऊपर टैक्स भी लगता है। तो पहले आपको 6 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उसके बाद ही आप उसे प्योर एजेंट मानते हुए और इनवॉइस पर डिक्लेयर करते हुए कि दिस अमाउंट इज नॉट लायबल अंडर रूल 33 इसे करें, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कंप्लाइंग। नाउ द नेक्स्ट रिडल, एक छोटा सा रिडल है, इज अ प्योर एजेंट अ रिलेटेड पर्सन, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या एक रिलेटेड प्योर एजेंट रिलेटेड पर्सन होता है? वुड एनीबडी लाइक टू रिप्लाई? Yes, ma'am, because of control. Yes, because of control. Pure agent, is a pure agent a related person? Yes, because the principal is having a control on the agent. See, now there is a very big difference between agent and pure agent. Agent का एक specific definition है, उसका एक specific function है, and agent has a special position and a structure in the GST law as such. Pure agent एक different term है जिसे कि जीएसटी में स्पेसिफिक पर्पस और वैल्यूएशन के कंप्लायंस के लिए सिर्फ बताया गया है। अदरवाइज वो एक जनरल एजेंट की तरह नहीं होता, वो प्रिंसिपल के बिहाफ में डील नहीं करता। एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट करता है। प्योर एजेंट को जो बताया गया है कि वो कुछ कॉस्ट और एक्सपेंसेस उसके लिए इनकर करता है इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ सप्लाई विच इज इन जनरल अ सप्लाई टू अ नॉन रिलेटेड पर्सन। वो एक नॉन रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करता है और उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस और कॉस्ट एक स्पेसिफिक सिनेरियो में इनकर करता है, उसको वो अपने पर्पस के लिए भी यूज नहीं करता है। So in that case, agent and pure agent are totally different terms, and all provisions which relate to an agent cannot apply to a pure agent and vice versa. Pure agent सिर्फ वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और वो उसके बिहाफ में कुछ एक्सपेंसेस पे कर सकता है या कॉस्ट इनकर कर सकता है जिसका रीइंबर्समेंट मिल जाए। बट एजेंट हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस टू डू and it is under a specific agreement with the principal. So this is to be distinguished. फर्दर चलते हैं इसके ऊपर, मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करती हूँ। After pure agent, is a job worker a related person? Job worker किसे कहते हैं? Who is a job worker under GST? Job worker is a person under GST who undertakes any process or treatment upon goods which belong to another registered person. तो किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस को जो बंदा करता है वो एक सप्लायर ऑफ सर्विस बन जाता है उसके लिए। और वो क्या, क्योंकि वो जॉब वर्कर है और उसके गुड्स के ऊपर प्रोसेसेस करता है, कैन वी से दैट ही इज अ रिलेटेड पर्सन? No, just because he is a job worker, he will not be a related person. He will be a related person if he is covered under the scenarios or types of relationships which have been defined under the explanation to section 15 only. अगर वो उसमें से किसी फ्रेमवर्क में नहीं बैठता तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं होता। अब इसमें एक और कि जहां एक किसी दूसरे को कंट्रोल करता है तो वो तो जॉब वर्कर को तो मैन्युफैक्चरर या प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, तो क्या वो रिलेटेड पर्सन होगा? There may be different scenarios based on facts and every case may be different, but in general क्योंकि वो उसके गुड्स पे परफॉर्म करता है और उसको कुछ सर्विसेज सप्लाई करता है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो जॉब वर्कर determines the price and consideration involved in a contract and enters into a specific contract for performing the processes or treatment on the goods, and as such he does not become a related person only for this reason. अब कुछ
और सिनेरियोज लेते हैं, डिस्कशन का टाइम है, थियोरेटिकल पार्ट हम लोगों ने सभी ने डिस्कस कर लिया है, सो मोर और लेस वी हैव कवर्ड। अब अगर इसमें डिस्कशन की बात है तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पर्सन्स। इसमें दो तरह के अब सिचुएशन आई। डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड हम सभी समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर is a person who sells goods provided by the manufacturer or the super distributor. Sole distributor एक different term है जो कि explanation to section 15 में कवर की गई और जिसमें ये कहा गया कि उसे related person माना जाएगा। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि, या आगे आके लेते हैं एग्जाम्पल को, just a second, we will come back to the screen. Yes, I am a manufacturer of televisions. I want to send 5 demo TV sets each to all my distributors for providing to their retail dealers. Will I have to raise invoice? Can I send it for ₹1? If not, how will I send them? Can I avail ITC on inputs and input services used in the manufacture of these TV sets? Can the distributor avail ITC on demo TV sets if invoice issued at open market value, but the distributor will transfer it FOC to the retail dealers? ये एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके हम 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक बार डिस्कस करेंगे। हमने एक टीवी सेट डेमो के तौर पे 5 टीवी सेट अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजने हैं। What will happen with this? When I send, Can I send it at ₹1? क्या मैं इसे free of cost भेज सकता हूँ? Anybody who wishes to answer the question can type in the chat box. I am able to see. इस डिस्कशन में थोड़ा सा मेरा अगर साथ देंगे तो 2-3 सिचुएशन को मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ। Can I invoice it at ₹1? अगर मैं ₹1 पे इनवॉइस करती हूँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को तो क्या होता है? और फर्स्ट ऑफ ऑल, इज द डिस्ट्रीब्यूटर अ रिलेटेड पर्सन? क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरा रिलेटेड पर्सन है? सर ओपी सर, आपको थोड़ा सा इनवाइट करूंगी इस डिस्कशन में, क्योंकि आपकी प्रेजेंस का बेनिफिट मैं कुछ छोटी छोटी चीजों को जो कि बड़े इम्पैक्ट ला सकती है कहीं पे, उसके साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ। आईटीसी का भी पर्सपेक्टिव है, वैल्यूएशन का भी है, मूवमेंट का भी है, और फ्री गुड्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी इशू है। तो एक क्यूमुलेटिव ओपिनियन बिल्ड करना चाह रहे हैं सभी के बेनिफिट के लिए। कैन वी इनवॉइस डेमो टीवी सेट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट ₹1? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और सर अब दोनों सिचुएशन डिस्कस करनी है। डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिलेटेड पर्सन नहीं है, और सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिलेटेड पर्सन है। दोनों ही सिचुएशन में क्या वेरिएशन आता है यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सोल डिस्ट्रीब्यूटर को अगर ₹1 में बिलिंग करेंगे तो चक्कर वही आ जाएगा, वैल्यूएशन रूल वाला। एग्जैक्टली। तो अगर सोल डिस्ट्रीब्यूटर मेरा रिलेटेड पर्सन है, उसको अगर पूरा आईटीसी मिल जाना है तो मैं उसको ₹1 पे कर सकती हूँ सर। आई कैन डू। रूल नंबर 28 सेकेंड प्रोविजो, बिल्कुल कर सकते हैं, उसको मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि मैंने सोल डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि मैं इसकी इंट्रिकेसीज में और जाना चाह रही हूँ कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एज सच मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है, अब मैं उसको अगर बिलिंग करती हूँ तो क्या मैं ₹1 में कर सकती हूँ? Where is the harm? मना तो किसी ने नहीं किया सर, हम जिस प्राइस में चाहे नॉन रिलेटेड पार्टी को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। तो डेमो कार भेजने में सर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, कैन वी से दिस? इफ आई एम सेंडिंग अ डेमो कार, sorry, a demo TV set to my distributor for sending to the retailer, can I say price is the sole consideration for supply? This is a disputed issue, Ragini. I will say recently I have बहुत read बड़ा डिस्प्यूट है सर, ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है। रादर सोल डिस्ट्रीब्यूटर में भी सर ये आर्ग्यूमेंट्स उठ रहा है कहीं कहीं, दो इट शुड नॉट कम अप, बट देयर आल्सो इट इज कमिंग अप दैट बिकॉज प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, so in that case, because it is a demo set and it is not being supplied outward now, whether full ITC is eligible or not is also a dispute. Yeah. So you cannot go to rule 28 proviso 2. That is the issue. So
Exactly, sir. The rest from our end also. So because it is a very big issue, I'm inviting your comments in between rather than giving closing remarks on this. कि सर इसमें मेरा व्यू ये है, मैं शेयर करती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। बिल्कुल विवेक जी का आंसर आ रहा है, जो बात मैं कहने जा रही थी उन्होंने मेरे वर्ड्स को बिल्कुल सामने डाल दिया है कि इट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन बिकॉज इट विल बी डिस्प्लेड। और कहीं ना कहीं आपके पिछले सेशन में आपने ये बात कही थी कि जब कोई बंदा किसी की कोई चीज डिस्प्ले कर रहा है तो वो उसको सर्विस दे रहा है कि उससे ले रहा है। पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर मेरा रिटेल डीलर उस आइटम को वहां डिस्प्ले कर रहा है तो क्या वो मुझे एक सर्विस दे रहा है? इज ही गिविंग मी अ सर्विस ऑफ डिस्प्लेइंग दैट टीवी सेट इन हिज शोरूम? वंस वी से दैट, देन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, और ये रिलेटेड पर्सन ट्रांजेक्शन नहीं भी बना तो ये ओपन मार्केट वैल्यू में सब्जेक्ट हो गया अंडर रूल 27 बिकॉज प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। तो हम रिलेटेड पर्सन के दायरे से बाहर निकल के भी क्या ओपन मार्केट वैल्यू के दायरे में फंसे हुए हैं? विकास जी वीडियो ऑन कर लिए हैं क्वेश्चन को देख के। So I would like to invite you if you have anything to share on this, sir, because ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है जिससे हम सब लड़ रहे हैं। विकास अनम्यूट कर ले खुद को। I think he is not डेमो able. टीवी में सवाल ऐसा उठता है कि डेमो टीवी मैंने डिस्प्ले किया, मैंने मेरी दुकान में अपने कस्टमर के लिए डिस्प्ले किया जिससे मेरी मेंटेनेंस हो, मैंने कंपनी को कहाँ सर्विस दी है? कंपनी के लिए इन जनरल मेरे दुकान में जो कस्टमर आएगा वो वही देखेगा और टीवी को, मेरी सेल बढ़ेगी, मैंने अपने प्रॉफिट के लिया, मैंने कंपनी को मेरे हिसाब से कोई सर्विस नहीं दी। बट क्या मैंने कोई सर्विस ली है सर इसमें जिसमें कि मैंने वो टीवी जो है वो बिना उसके पैसे दिए परचेज प्रोक्योर करके यहाँ पे डिस्प्ले करी? देने और लेने दोनों की बात हम डिस्कस कर रहे हैं। दी तो नहीं है सर्विस, लेने में भी कोई सर्विस नहीं लिया क्योंकि वो डिस्प्ले टीवी है, उसके अंदर में उन लोग का बेसिकली कंडीशन रहता है कि 6 महीने तक आप उसको बेच नहीं सकते। जनरली जो भी डेमो प्रोडक्ट आता है उसमें कंडीशन अटैच रहती है कि यू कैन नॉट सेल दिस फॉर 6 मंथ और 5 मंथ्स। मैंने उसमें 1 रुपया, जनरली मोबाइल के केस में 60% में बिलिंग करते हैं लोग, तो 60% बिलिंग करते हैं कि 6 महीने बाद वो मॉडल पुराना हो जाता है। जब तक वो डेमो वो टीवी जब तक मार्केट में रहती है सेलेबल प्रोडक्ट, तब तक के मैं बेच नहीं सकता। जब मैं बेचने की पोजीशन में आते हैं वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ओल्ड मॉडल हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी है, मैंने मेरे लिए उसको लगाया है और मेरा ही प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, जब वो चीज ही मेरी नहीं है वो किसी और की है तो क्या वो एक ट्रांसफर हो गई? जब आपने 1 रुपए में बिलिंग कर दिया, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई। ओनरशिप कहाँ कंपनी के पास है? बात तो वैल्यूएशन की हो रही है ना कि किस वैल्यूएशन पे ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, वही तो सवाल अटक रहा है कि ओनरशिप किस वैल्यू पे ट्रांसफर करनी है। हो तो गई, इस पर्सपेक्टिव से देख लिया। अगर मैं सर्विस नहीं दे रहा हूँ कुछ भी तो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तब उसमें कोई इशू राइज नहीं हो रहा है। मैं अगर 1 रुपए में बिलिंग कर रहा हूँ तो ट्रांजेक्शन वैल्यू बिकम द सोल कंसिडरेशन। सर्विस अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तभी ये क्वेश्चन राइज होता है कि प्राइस ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो क्या मैं डेमो सेट दे के कंसिडरेशन कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा हूँ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा, उसको फ्री में दे रहा हूँ? सर्विस डीलर कोई सर्विस दे रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डीलर सर्विस दे रहा है। नहीं, डीलर नहीं, मैं वापस अभी मैन्युफैक्चरर पे आ रही हूँ कि क्या मैन्युफैक्चरर उसको फ्री में देके कोई सर्विस नहीं दे रहा है? नहीं, फ्री में नहीं दे रहा ना, 1 रुपए में वो बिलिंग कर रहा है। 1 रुपए में बिलिंग कर रहा है तो वो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। और डीलर उसको अगर डिस्प्ले कर रहा है तो भी वो कोई सर्विस नहीं दे रहा है। वी कैन आर्ग्यू दिस कि भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं मेरे लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ, कंपनी के लिए डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। Because it is one of the terms by which I am bound when I am distributor of that manufacturer। अगर वो मुझे बाइंड कर रहा है कि तुम्हें ये लगाना है तो क्या ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। वो एक इशू आता है कि डेमो के साथ में अगर कोई कंडीशनल अटैचमेंट उनके साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट है वो एक अलग है, तभी वो देते हैं, वरना तो नहीं देते। प्रमोशनल मटेरियल भी काफी आता रहता है डेमो की अगर बात नहीं करें, डैंगलर्स हैं, डिस्प्ले है, बैनर है। मैं ये बोल रहा था कि ये आर्गुमेंट एक बन सकता है कि भाई मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, तो उस केस में माने हम लोग ही कर सकते हैं। जनरली डेमो 1 रुपए में, इलेक्ट्रॉनिक में 1 रुपए में नहीं आता है। 50% 40% के रेट में लोग डिस्प्ले की जो प्रोडक्ट आते हैं मोबाइल या टीवी
50-60% तक वो लोग बिलिंग करते हैं, 60% प्राइस में लोग बिलिंग करते हैं। उसमें ये रहता है कि भाई 5-6 महीने बाद जब तक वो माल बिकने लायक होता है तब तक उसकी प्राइस एक्चुअल में 60% हो जाती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की प्राइस जब तक वो बिकने लायक पोजीशन में आता है तो 60% के उससे नीचे में भी आ जाते हैं कई बार। ओके विकास जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। बात यहीं जाके पहुंची जस्ट अ मिनट सर, आई विल कम बैक टू यू। यहीं आके पहुंची कि लड़ाई तो करनी पड़ेगी अगर 1 रुपए में बिलिंग करेंगे। तो 50% 60% का भी जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है और इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। प्राइस इज नॉट द सोल फैक्टर if I come back to the same issue, and it may be disputable. So in that case, whether it is not wise to invoice it at an open market value and then issue appropriate credit note or such kind of consideration which is not attached to GST, या तो डिस्काउंट दें या कोई ऐसी चीज दें जो कि जीएसटी में सेक्शन 15 में मान्य है। मैम इसमें क्या हम लोग ये प्ली नहीं ले सकते कि ये जो डिस्प्ले वाला काम है डेमो में, ये मैन्युफैक्चरर और डीलर ने मिलकर डिस्प्ले किया है, जहां पे 99% कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ने बियर किया है, 1% रिटेलर बियर कर रहे हैं। ऑल स्टैंड्स आर वैलिड प्रवेश, विकास जी भी जितनी बातें कह रहे हैं सारी वैलिड हैं, बट दिस विल ऑल बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड देयर विल बी डिफरेंट set of decisions based on the facts in each case. So if we want to do an error free, dispute free kind of an activity, it is always wise to be closest to the open market value. मैं ये मैसेज बार बार देना चाह रही हूँ कि जहां भी दूसरी चीजें हैं उसमें क्लैरिटी बहुत कम है और उसमें इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। I hope I am not giving any kind of adverse view or not intruding into something which is not seeming comfortable to anybody. बट ओपन मार्केट वैल्यू के नियरेस्ट हो, उसके बाद कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ क्या कंसिडरेशन एक्सचेंज करती है ये उसके फैक्ट्स ऑफ द केस डिटरमाइन करते हैं। बट फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऑलवेज a reliable provision is to be resorted to. Somebody else was trying to say something. कोई कुछ कहने वाला था? Can I continue, sir? Yeah, please. Okay. अग्नि एक मिनट, तो अगर हम लोग सम अप करते हैं जी, तो कुल मिलाकर के अगर मैं कंडीशनल टीवी दे रहा हूँ, स्पेसिफिक टीवी नंबर 41612, ये मैं कंडीशनल दे रहा हूँ कि इसको डिस्प्ले करना है, बट नॉर्मली ऐसा होता है क्या? 100 टीवी भेजे जाते हैं, हाँ? सर स्पेसिफिक पीसेस ही आते हैं जितना मेरे नॉलेज में है। अगर आएगा देन सर्टेनली देयर विल बी अ डिस्प्यूट। रदर अगर मेरे पास कोई आता है अगर क्लाइंट कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो सर्टेनली आई विल से कि भाई पूरा का बिल बनाओ और क्रेडिट नोट दे दो टू अवॉइड द डिस्प्यूट। लेकिन होता है, अगर डिस्प्यूट होता है तो विकास का पॉइंट में मेरे को भी दम लग रहा है कि भाई मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं टीवी लगा रहा हूं, हाँ, किसके बिहाफ में लगा रहा हूं? ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर लगा रहा हूं या फॉर प्रॉफिट माई सेल लगा रहा हूं? ये कैप्टन डिपेंड्स के बात आ जाएगी। रिटेलर लगा रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहा है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लगाता नहीं है डिस्प्ले में, रिटेलर ही लगाता है। और इसीलिए आप अगर क्वेश्चन भी देखेंगे तो हमने यही फ्रेम किया कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम दे रहे हैं ताकि वो अपने रिटेल डीलर्स को दे दे। क्वेश्चन यहाँ यही आया और रिटेल डीलर उसको डिस्प्ले करेगा, तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपए पे बिल करूं? That is the second part which I am coming to. बिल करने की जगह क्रेडिट नोट वाला फैसिलिटी ज्यादा बेटर है। Absolutely, sir. This is the only point I wanted to make through this entire discussion कि मुझे वो टीवी खुद रखनी है। रिटेलर को मिलेगा तो उसको क्योंकि आईटीसी नहीं मिलना है, उसके लिए वो वैल्यूएशन मायने नहीं रखती, तो वो उसके कॉस्ट पे या 1 रुपी पे चला जाए, वो फेयर है। बट अगर आगे कहीं मुझे देना है तो मैं उसको हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू पे बिल करूं, सामने वाला उसका आईटीसी ले और फिर अपने फ्रेमवर्क को देखते हुए उसको ओपन मार्केट वैल्यू पे करे या 1 रुपी पे करे, इसको डिसाइड करे। अगर डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर को 1 रुपी पे जाता है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसको आईटीसी नहीं चाहिए। And the day when he will sell that demo TV set, he will sell it at full value. He did not get any ITC, तो आपत्ति की कोई बात ही नहीं है। जो बात विकास जी कह रहे हैं वो 100% हो गई। लेकर इस पर खत्म करते हैं रागिनी। Let us conclude this. I agree with this. Everything is okay. Now 16,000 का टीवी था, 1 रुपए में दे दिया गया,
15,990 मैंने 16,000 का बिल हुआ, 15,999 का क्रेडिट नोट बन गया। Will it not be said this 15,999 rupees जो आपने क्रेडिट नोट दिया है, this is against the service provided by the retailer to the company? This issue should not arise is what we have been discussing. उसी के जो arguments विकास जी ने दिए, उस framework में उसको fit करना ही पड़ेगा, otherwise there is no other respite and it will become unending. It needs a proper planning. इस नोट से आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर. Let us leave this here with this food for thought. Next point पे आती हूँ सर मैं. Yes, transactions with directors or partners. पार्टनर के नाम पे एक फ्लैट है जिसको की फर्म एज अ गेस्ट हाउस यूज करती है. Is there any taxable supply involved? Will there be a GST levy? If the partner individually is a GST assessee, he will have to charge GST from the firm for the services of renting which he is providing. However, instead of a partner, if it is a director, then this transaction will become liable to reverse charge and the director himself may not need to register or pay the liability, but the company can pay under reverse charge. Coming to transactions with employees and cross charge between distinct related persons. Cross charge को हम लोग already शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं, सर ने जहाँ ये मुद्दा उठाया था, तो उसको वहीं से अब मैं ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज के साथ रिलेटेड पर्संस को कंक्लूड करती हूँ एंड देन वी कम टू डिस्टिंक्ट पर्संस. ट्रांजैक्शंस विद एम्प्लॉइज किस तरह के हो सकते हैं? मेरे ऑफिस में एक कैंटीन है जहाँ पे कोई फूड की जो सर्विस है वो उनको 50% रेट पे प्रोवाइड होती है. एक आउटडोर केटरर से कंपनी सर्विस लेती है जहाँ पे फूड 100 रुपए पर हेड पे आउटडोर केटरर को पेमेंट होता है, whereas एम्प्लॉइज को 50 रुपीज पे वो फूड वहां पे प्रोवाइड किया जाता है. सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ GST? कैन द कंपनी पे GST एट ₹50 on the food which it provides to its employees, or will it have to pay at a higher value, that is ₹100 or any other value for the purpose of paying GST? जब ये एम्प्लॉइज के साथ हैं, ये रिलेटेड पर्सन्स हैं, तो रिलेटेड पर्सन्स अगर हैं तो प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन और रिलेटेड वाली कंडीशन से बाहर हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लग सकती है, तो इसमें वैल्यूएशन रूल पे आना पड़ेगा. एंड व्हेन वी कम टू वैल्यूएशन रूल, इन दैट केस एन एम्प्लॉय बिकम्स अ रिलेटेड पर्सन. तो इसे ओपन मार्केट वैल्यू के ऊपर ही हमें करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज नो ITC इज अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. कुछ लोगों का ये कहना है कि इसका जो डिफरेंस होता है इसे हम स्टाफ वेलफेयर मानते हैं, तो इसके ऊपर हमें GST नहीं देना है. ये इसके पर्सपेक्टिव से कोई भी इसका लिंक डायरेक्टली मेरे मुताबिक नहीं बैठता. और फूड बेवरेज क्योंकि ITC के लिए भी इनएलिजिबल आइटम है, तो फुल कॉस्ट पे कंपनी को इसके ऊपर GST देने की जरूरत पड़ती है. Now coming to the some other employer-employee concerns. Gift to employee by employer above ₹50,000 in a year. अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को साल में 50,000 से नीचे तक का गिफ्ट देता है, तो वो शेड्यूल 1 के एंट्री नंबर 2 के प्रोविजो में कहते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा. अगर 50,000 से ऊपर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पे टैक्स लगेगा. जैसे हम गिफ्ट की बात कहते हैं तो हमें ITC की याद आती है कि ITC भी नहीं होगा. और फिर कहते हैं कि 50,000 से ऊपर का, मान लीजिए कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉइज 60,000 के लैपटॉप्स दिए, तो पहले तो जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो 17.5H में मेरे को उसका ITC नहीं मिला क्योंकि मैं उसको गिफ्ट देने वाला हूँ. और फिर उसके जब मैंने एम्प्लॉय को दिया तो उसको सप्लाई भी मान लिया शेड्यूल 1 में, तो क्या मुझे इसके ऊपर 2 बार टैक्स देना है? Am I required to pay tax twice in this case? ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर काफी बार हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट की, और इसका
जो सोल्यूशन भी निकलता है वो आईटीसी वर्सेस वैल्यूएशन के कॉम्बिनेशन में जब हम इसको समझते हैं तभी निकलता है, विच सेज कि मैंने आईटीसी नहीं लिया तो मैंने तब नहीं लिया जब मैंने गिफ्ट किया, क्योंकि वो एक सप्लाई नहीं है। और अगर मैंने सप्लाई किया है, उसको सप्लाई मान लिया है, तो वो गिफ्ट हो नहीं सकता। इन दैट केस आई विल बी एलिजिबल फॉर द आईटीसी। तो मैंने जिस कॉस्ट पे खरीदा, क्या मैं उसी पे उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ? अगेन द सेम क्वेश्चन बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स। अगर सामने वाले को आईटीसी मिल रहा है तो मैं सेम पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसको आईटीसी नहीं मिल रहा है तो मैं सेम वैल्यू पे नहीं कर सकता। इन दैट केस either I would have given it, at least I would have paid GST. I may not collect any price or consideration from my recipient, but I need to pay GST and value the supply at open market value, or else value of like, kind and quality, or otherwise I may need to go to rule number 30 for valuing such kind of supplies. ये same logic इसके अंदर आता है। तो अगर हमें 10% मार्कअप के ऊपर या ओपन मार्केट वैल्यू पे हायर टैक्स इसमें वैल्यू एडिशन के साथ नहीं देना, देन टर्मिंग इट एज अ गिफ्ट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आपको सिर्फ आईटीसी रिवर्स कर देने से आपकी आउटपुट टैक्स की कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं बनती। यू टर्म इट एज अ गिफ्ट and then you reverse the ITC. Once you have reversed the ITC, in my view, there does not arise any further liability to invoice it as a supply and pay further tax on the value addition. However, this again remains a topic for discussion, and there may be a lot of issues which may come up subsequently. Staff welfare and employee retention expenses. ये भी एक इशू है जिसके ऊपर बार बार बात उठती है कि अगर स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई खर्चा किया जाए या एम्प्लॉइज को एक बेटर एनवायरनमेंट देने के लिए कोई खर्चा अगर किया जाए, तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? विल इट बी टर्म्ड एज अ सप्लाई ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय? सप्लाई बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है एंड इट इज नॉट अ सप्लाई, बट सप्लाई by employer to employee is always taxable except when it is specifically excluded. तो इस केस में अगर हम एम्प्लॉय को कोई बेटर एनवायरनमेंट देते हैं तो क्या उस टाइप के खर्चों पे भी जीएसटी लगना चाहिए? This is again a very, very disputed area where the way in which the employment contracts have been made and whatever is given in pursuance of a contract is not liable, whereas anything given over and above the contract of employment may be termed as a supply of service. Ma'am, can I ask a question? Can we take the questions at the end, Pravesh, because we have, I think, little time left. Okay, ma'am. Please accumulate your questions. This is the last slide, I believe. So there are 2-3 more instances. Cross charge we have already discussed. I will quickly come to the questions. Okay. Stock transfers of taxable manufactured goods. We have already talked about it in the case of Jorhat factory sending to Shillong factory. Now, the next issue that we can discuss is stock transfer of goods or gifts in case of distinct persons. मतलब मेरा फैक्ट्री से मेरे जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मेरे जो सेल का मतलब हो गया चाय के साथ चम्मच फ्री, टूथब्रश के साथ मेरी जो है टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, or maybe with a set of pencils there is an eraser free, something like that, and generally उसको लोग गिफ्ट या फ्री आइटम कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो फ्री नहीं है, सर्कुलर नंबर 92 as we were discussing on the other day also, circular number 92 which says whenever buy one get one free or something given with something free, in that case it is never called to be free, and ITC in such cases is available to the recipient. Whoever has purchased it for giving it as a promotional item with
another product when supplied, ITC consider for this item to be included in the price of the main item. तो ये जब तो फिर क्योंकि ITC उस कंपोजिट या एक इंक्लूडेड प्राइस के अंदर है, तो उसके अंदर कोई सेपरेट वैल्यूएशन की वैसी आइटम की नीड कहीं पे नहीं आती है कि भाई मैं अगर चम्मच अलग से दे रही हूँ या फ्री दे रही हूँ तो मुझे चम्मच का प्राइस अलग से लिखना पड़ेगा इनवॉइस में, ऐसा कहीं नहीं है. बट दैट क्वांटिटी विल मूव अंडर अ प्रॉपर इनवॉइस एंड एन ई-वे बिल. अब इसी को एक थोड़ा सा वेरिएशन अगर करें कि एक इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर हुआ कैपिटल गुड्स का फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओपीजी वाज रेफरिंग इन द ओपनिंग रिमार्क्स रिगार्डिंग अ मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट टू अनदर साइट जहां पे उसके ऊपर काम हो रहा है. वहां हमने ये डिस्कस किया कि किसी सप्लाई को करने के लिए अगर हमने कोई गुड्स कहीं पे भेजे हैं तो क्योंकि वो स्टॉक ट्रांसफर है उसके ऊपर हमें गुड्स की सप्लाई मानते हुए टैक्स तो नहीं देना है, बट वो गुड्स उनको प्रोवाइड करने में विच एनेबल्ड द अदर डिस्टिंक्ट पर्सन टू मेक एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. I have rendered services to the distinct person in the nature of renting of that equipment or capital goods. तो मुझे उसकी रेंटिंग या लीजिंग का इनवॉइस सप्लाई के लिए बनाना चाहिए जिसका सामने वाले को इनपुट मिल जाएगा. सिमिलरली फॉर गुड सेंट ऑन रिटर्नेबल बेसिस, ये भी एक रिटर्नेबल ट्रांजैक्शन था. और एक एग्जांपल लेते हैं रिटर्नेबल ट्रांजैक्शन का कि मैंने एक मशीन को रिपेयर करने के लिए किसी वेंडर के पास दूसरे स्टेट में भेजा, तो वो जब मेरा कहीं पे जाएगा वो डायरेक्टली मैं नहीं भेजना चाहती, तो उस स्टेट में मेरी एक खुद की ऑफिस है, मैंने उनके नाम पे भेजा और उन्होंने उसको वहां रिपेयर करा के मेरे पास वापस भेज दिया. इन दैट केस हाउ शुड दैट ट्रांजैक्शन बी एग्जीक्यूटेड? मेरे को उसको किस तरीके से भेजना है? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट डिजायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर डिस्टिंक्ट पर्सन, द गुड्स विल बी रिटर्न्ड, सो दे मे बी सेंट under cover of a challan with an e-way bill and disclosing it that it is for purposes other than supply. but अब उसमें वैल्यू कौन सी डलेगी, ये सवाल आता है कि भाई जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है उसकी वैल्यू आएगी या गुड्स की वैल्यू आएगी. तो सर्विसेज क्योंकि ई-वे बिल के लिए लाइबल नहीं होती हैं, जो रिपेयर का कॉस्ट है वो नहीं आता है उस इनवॉइस में, उसमें कॉस्ट आएगा जो उन गुड्स की बुक वैल्यू है या उसकी रियल वैल्यू है, ओपन मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर आपको उसको इनवॉइस करके और उस पे एस्टिमेटेड टैक्स को डिलीवरी चालान इन टर्म्स ऑफ रूल 55 शो करके उसको ई-वे बिल में भेजना है एंड देन इट कैन कम बैक एट द सेम वैल्यू विद सर्विस इनवॉइस बीइंग इशूड सेपरेटली. और एक क्वेश्चन लास्ट जो मैं ले रही हूँ, दैट इज प्री जीएसटी एसेट्स ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ सेम एंटिटी और ग्रुप कंपनी. जीएसटी से पहले के खरीदे हुए एसेट्स हैं जो कि एक ही एंटिटी के 2 यूनिट में आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं या कि ग्रुप कंपनी में हो रहे हैं. मींस ट्रांसफर टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन और ट्रांसफर टू अ रिलेटेड पर्सन. इन दैट केस व्हाट शुड बी द transaction and what should be the GST of business assets only in those cases on which ITC had been availed. ITC means input tax credit, which is a specific term defined under the GST law. पुराने laws में कोई भी प्रकार का input या सेनवैट लिया गया been availed on pre-GST assets, इसलिए जो भी पुराने प्री जीएसटी पीरियड के एसेट्स हैं वो अगर बिना कंसिडरेशन के सप्लाई किए जाते हैं तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा और अगर लगेगा तो कैसे लगेगा? अगर ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है ये ट्रांजैक्शन तो क्या ये किसी और प्रोविजन के अंदर डिस्प्यूट हो सकता है? Whether there can be a liability on this kind of a transaction, whether we need to pay GST on the date on which it is supplied. This is a question which I am leaving open, and once we conclude this question, we will be taking up questions for further discussion, if any. क्या इसके अंदर हम लोगों को GST देने की जरूरत है? अगर हमारे जीएसटी के पहले के एसेट्स हैं सर, उसके अंदर हमने इनपुट लिया था या नहीं लिया था, दोनों
do I need to pay GST on any asset which I am transferring it to my other unit. एक्साइज लॉ में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी भी एक यूनिट से दूसरी जगह पे कोई भी ऐसा मशीन जिसके ऊपर सेनवैट क्रेडिट लिया गया था उसे जब ट्रांसफर करते थे तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी. नाउ सिंस देयर इज नो एक्साइज ड्यूटी, am I liable to pay GST on such kind of a transaction even if I am not receiving any consideration because the transfer is to a distinct person or a related person? This is a very very complicated question, sir. इसका आंसर भी मुझे आज तक नहीं मिल पाया है, and that is why I am leaving it open, because on one side I strongly believe that this is also a supply, and when all transactions on which there is no consideration, when supplied to a distinct or related person, they are exigible to GST. This transaction will also be exigible to GST. But then why this kind of a language was used in Schedule 1 and why this kind of a confusion is created still remains a question which does not stop the thinking process, though I am still inclined to pay GST on this transaction. So with this, may we take some questions for discussion if the chairman allows me. अगर चेयरमैन साहब कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं या फिर चेयरमैन सर को सुनने के बाद हम क्वेश्चंस को लें. पहले ले लें जी. So can we go through the chat box if there are any questions? I think Manoj ji has put a question. Pravesh, can you please the question of Manoj sir is display of liquor by liquor company in the showcase of a retailer and company is paying monthly charges at the ₹3,000 per month. Is it subject to GST? सर पे कर दिया उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बचा. जो लोग पे नहीं कर रहे उनसे भी लेना है क्या? यही तो सवाल चल रहा है. So this is the entire thing. When somebody is paying and somebody is not paying, is price the sole consideration? So we are back to the same question where we had started. तो क्या वहां पे हमें वो वैल्यूएशन करने की जरूरत है? Again, our conclusion remains the same, Manoj ji. We are not considering any kind of notional consideration on the premises that the dealer is displaying it for his own sales, and hence there is no supply on which GST needs to be paid unless and until there is a receipt of consideration, which itself is a self-sustaining event to levy the GST upon it. अगर पे कर रहे हैं तो देना पड़ेगा, नहीं पे कर रहे हैं तो वो खुद के लिए डिस्प्ले कर रहा है, कोई सर्विस एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये प्रूव करना पड़ेगा in order to not pay. And since they are not related persons, I think this should be the ground which should be accepted. Related persons होते हैं तो बात अलग होती है. रिटेलर और कंपनी में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं. Is ITC available to the manufacturer on toys or cartoon given free inside the snacks packets? बिल्कुल अवेलेबल है सर, इसमें नहीं अवेलेबल होने वाली कोई बात ही नहीं दिखती है, because this is again circular 92 which I am quoting. If you are giving something in a marketing term parlance, free, ये free with वो, it is not free. The consideration or price for that item is included in the price for the main product. Will it make any difference? लिकर वाले केस में मनोज जी कह रहे हैं, will it make any difference as liquor which is outside GST? Yes sir, it is outside GST. लेकिन अगर कोई मंथली चार्जेस डिस्प्ले के लिए दे रहा है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज से बाहर हो जाए क्योंकि मेन प्रोडक्ट लिकर है, ऐसा कोई भी प्रावधान मेरे को नहीं दिखता या नजर आता. सो आई एम इंक्लाइंड टू से अगेन कि कुछ पे हो रहा है तो मुझे देना ही है, नहीं हो रहा है तो मैं खुद की सेल के लिए कर रहा हूं, तो वो क्वेश्चन मैं अराइज ही नहीं करना चाहती. I think all the questions are done. If there are any more questions. In case of gifts to employee, how do we define it as a gift to employee? Exactly, that was what we were discussing. If anything is given in pursuance of an employment contract,
जो एम्प्लॉयर ने किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखने के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन किया कि ये चीज मैं इसको दूंगा एम्प्लॉय को, वो कभी गिफ्ट नहीं हो सकता. एंड दैट इज इन परसुएंस. कॉन्ट्रैक्ट है, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या वो गिफ्ट है? हाउ डू यू डिटरमाइन? व्हाई शुड यू गिव एनीथिंग besides whatever you have committed in a contract of employment? it is an exgratia. It can be just to motivate. एग्जैक्टली, स्टाफ रिटेंशन एक्सपेंसेस. हम यही कह रहे हैं कि ये केस टू केस डिफर करेगा. अगर कोई ऐसी चीज है विच हेल्प्स द एम्प्लॉई इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट and it is given for official use purpose only, then there is no issue. Otherwise, whatever you give to an employee as a motivation, as an ex gratia, it is nothing but a gift. It is nothing but a gift, and in that case ITC should not be availed is the best way to interpret the law or the intent of the law, I would say. I think we are done with the questions, sir. Would you please take over from here? Okay, thank you, Ragini. Pleasure, sir. There is one more question. What if the transfer of assets has been done under slump sale? Slump sale is a very big subject now. See, I'll have to discuss certain clauses of Schedule 2 also, that wherever the transfer of assets is being done along with the liabilities, basically contract की detail को examine करना पड़ेगा. Slump sale अपने आप में कोई term नहीं है जिसको GST ने कहीं पे भी define किया हो. But yes, when the assets and liabilities of any business are taken over fully as such, और अगर स्लम सेल को हम जो और अदर जजमेंट्स अंडर इनकम टैक्स एंड अदर लॉज हैं उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई भी बिजनेस का फुल 100% ट्रांसफर हो ये भी जरूरी नहीं है. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एन एंटिटी ऑल्सो, बट विच कैन बी रन इन अ सेल्फ सस्टेनिंग वे, दैट इज टेकन एज अ स्लम सेल. And such a transfer of assets with the liabilities at such time should not be exigible to GST because it is neither goods nor services. Okay, I think there is no more questions. Thanks, Ragini, again. बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, कम से कम मैं समझता हूँ मुझे तो मिली. अरे नहीं सर, now you are being very modest and you बहुत मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट है. वो टीवी वाला एक कहानी था, वो माइंड बॉगलिंग एग्जांपल था. मेरे को शायद सारा रात सोचना पड़ेगा क्या होगा. आप किसी टीवी शोरूम में जाते हो, 25 टीवी चल रही है, 10 कंपनियों की चल रही है, सारी की सारी कंपनी के तरफ से आया हुआ है. तो कैन वी से दैट टीवी शोरूम वाला इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंपनी? आई एम सेइंग ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर कि भैया तुम माल देख लो उसके बाद लो. ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू हिमसेल्फ. ये सब वो है कि हम जिस तरीके से परोसेंगे और सिचुएशन टू सिचुएशन सारी चीजें आएगी. रागिनी इज रेज्ड ए वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस. प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. अंधाधुंध तो प्लान गेम अगर किया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. एक इशू आया था ये गिफ्ट टू एम्प्लॉय, गिफ्ट टू रिलेटेड पर्संस. ये बहुत पंगा वाला सवाल है. इसमें दो थॉट्स ऑफ स्कूल चल रहे हैं. रागिनी ने भी इस चीज को कहा है. अब देखिए, एक तरफ ये बोल रहा है जो क्लॉज 2 है शेड्यूल 1 का, वो बोल रहा है कि भाई अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को कुछ देते हो विदाउट कंसीडरेशन, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. और बाद वाले प्रोविजन से चीज क्लियर कर देता है कि अगर गिफ्ट भी दे रहे हो तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. क्लियर? अगर वो गिफ्ट है ही और गिफ्ट को सप्लाई मान लिया जाता है तो मैं आईटीसी रिवर्स भी कर दूंगा. विल इट मेक एनी डिफरेंस ऑन माय लायबिलिटी? मैंने आईटीसी नहीं ली. मैं एक सिचुएशन बताता हूं कि गुजरात का एक व्यापारी है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो हर साल 20, 40, 50 कार अपने एम्प्लॉइज को बांटता है. दैट इज नॉट आउट ऑफ एनी कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. अपने भाषा में बोले तो गिफ्ट दे रहा है. क्या करना चाहिए उसको? अगर वो पहले वाला काम करता है कि भाई मैंने सारा इनपुट का ये कर दिया,
क्या कहते हैं इसको, रिवर्स कर दिया। इज ही सेफ बाय डूइंग सो? इन माय हम्बल ओपिनियन he may be taxed. So it is always advisable, if you are offering any gift to related person, please treat it as a supply and claim the input tax credit on the goods purchased. इसके अलावा तो और कोई इशू वैसा कुछ था नहीं रागिनी जिस पर कोई अलग से कमेंट की जाए। यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन अ लूसिड वे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू मनोज। प्रवेश तो खैर हमेशा के साथ हमारा टीम मेंबर बन ही गया है। बाकी जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, मेरी मेमोरी आजकल थोड़ी कम हो गई, क्या पता नहीं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली नेक्स्ट वीक एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप में से किसी को अगर किसी की इच्छा है कि आपका ये प्लेटफॉर्म किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर प्रोग्राम करे, प्लीज फील फ्री टू कम्युनिकेट अस। वी विल ट्राई कि उसी सब्जेक्ट पर किया जाए। हम लोग अपने यहाँ के स्पीकर्स भी रखेंगे, बीच बीच में बाहर के स्पीकर्स भी लाएंगे, और आप सबका अगर सहयोग रहा तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम लोग सब मिल करके एक वीकली प्रोग्राम करते रहें, ताकि हम लोग अपने आप को अपडेट रखने सके और अपने क्लाइंट्स को एक बेहतरीन सर्विस दे पाए। क्योंकि आने वाले समय में ये मान के चलिए, जब ऑडिट्स प्रोसेस शुरू होने वाला है तो लाइफ इज गोइंग टू बी हेल। ये जो क्वेश्चंस अभी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस हमारे सर पर हथौड़े से मारे जाएंगे, और उस समय हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा क्लाइंट को कहने के लिए कि साहब ये हमने पहले नहीं देखा था, पढ़ के बताते हैं। मतलब सिचुएशन ये आएगी कि आपके क्लाइंट को अगर ऑडिट असेसमेंट आ गया है तो क्लाइंट को बुलाइए, बोले एक काम कर, तेरा ऑडिट तो हमने कर दिया था या तुमने कहीं और से करवा लिया था, नाउ यू गेट योर ऑडिट असेसमेंट फ्रॉम मी फर्स्ट, देन यू विल अपीयर बिफोर द डिपार्टमेंट। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय में लिटिगेशंस के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विथ एवरीबॉडी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए क्षमा